Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया यूएस के पर्सपेक्टिव से हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को इंडियाज वॉर के रूप से बताया गया। इंडिया कंटिन्यूस रसिया के साथ में जो क्रूड ऑयल के परचेज को कैरी आउट करता है और परचेज के थ्रू जो मनी जनरेट होता है वही यूक्रेन वॉर को फंड वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, वन काइंड ऑफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर के नेम को यूज करते हुए वॉर के साथ में को रिलेट करना जिसका किसी भी तरीके से जो रिलेशन है वो नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर 2024 के समय जब रसिया यूक्रेन के विजिट के लिए गए थे तो बोथ कंट्रीज़ के वहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है वो यही था कि जो प्रेजेंट एरा है वो वॉर का नहीं है, प्रेजेंट एरा है वो पीस एंड डिस्कशन का है। डायलॉग के थ्रू आपको आपके जो भी डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व है वो करना चाहिए। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी रीड करें तो इंडिया वो कंट्री है जिसके द्वारा कभी भी किसी अदर कंट्री के वहाँ पे जो अटैक है उसको नहीं कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुआ है आर्टिकल 352 के अंदर में नेशनल इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। 3 ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 352 के अंदर में मेंशन है कि वॉर का सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन का सिचुएशन हो, कंट्री के अंदर में जो आर्म्ड रिबेलियन का सिचुएशन क्रिएट हुआ हो। अर्लियर फेज के अंदर में जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है उसकी जगह पे आप देखिएगा अदर वर्ड है वो हुआ करता था कि जो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो कैरी आउट हुआ हो, बाद में उस वर्ड को रिप्लेस है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री ने कभी भी वॉर सिचुएशन के रिगार्डिंग में कि हमने किसी अदर कंट्री के ऊपर में जो अटैक है वो कैरी आउट किया हो उसके बेसिस पे कभी भी इमरजेंसी है उसको इम्पोज नहीं किया है। जब अदर कंट्री के द्वारा इंडिया के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने ऑलवेज उस अटैक को जो डिफेंड है वो किया है। जो 1962 के समय इंडिया चाइना वॉर का सिचुएशन हो या आप देखिए कि 1965 के समय तो इमरजेंसी है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में था। कल ही उसका जो डे है वो कंप्लीट हुआ है जिसको हम बैटल ऑफ हाजीपीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के साथ में हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था। बाद में आप देखिए कि जब तो इमरजेंसी कंटिन्यूस फेज में था 1962 के वॉर के रिगार्डिंग का, फिर 1971 के समय इंडिया पाकिस्तान वॉर के रिगार्डिंग में फिर से इमरजेंसी इम्पोज हुआ। वो अदर कंट्री का जब इंडिया में अटैक हुआ उसी के रिगार्डिंग में वो जो हमने इमरजेंसी है उसको एग्जिस्टेंस में लाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑयल परचेज के बारे में कहा गया है। तो ऑयल परचेज तो आप देखिए कि जो लार्जेस्ट नंबर के अंदर में जो चाइना के द्वारा कैरी आउट होता है। यूएस के जो वहाँ पे जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज उनके द्वारा तो जो वहाँ से एलएनजी गैस है उसको इंपोर्ट किया जाता है रसिया से। 50% के आसपास जो गैस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में आया करती है। तो क्या उन कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे वॉर को जो फंड है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है? ये किस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देखिए कि किसी तरीके से जो फैक्ट्स हैं जो डाटाज हैं उनके साथ में जो रिलेशन है उसको नहीं शो करता है। अब अगर हम बात करें यूएस के वहाँ पे जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में, क्योंकि आप देखिए कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्रेजेंट समय में अपोजिशन में हैं, उनके द्वारा यूएस लीडर के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स पे 50% का जो टैरिफ इंक्रीज किया गया है उसको आप देखिए कि क्रिटिसाइज किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रेजेंट समय में इंडिया को इस तरीके से टारगेट करना जब चाइना मोर ऑयल के परचेज को कैरी आउट करता है, इंडिया को कम्प्लीटली जो हमारे इंडिया यूएस के रिलेशन है उसको ये डैमेज है वो कर सकता है। अब यहाँ पे जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है हमारे कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको मोर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। ये जो न्यूज़ है उसको इंटरनल पेजेस के अंदर में जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के जो पेज होते हैं वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि 50% का जो टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इंडिया यूएस के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगाया गया, मैक्सिमम हमारे वो सेक्टर्स यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे जो लेबर इंटेंसिव हैं। लेबर इंटेंसिव हैं डेट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होगा। प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो आप देखिए कि जॉब लॉस है वो भी यहाँ पे हो सकता है। काफ़ी सारा लेबर है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है उन सेक्टर्स के अंदर में। यूएस इन सेक्टर्स का एक मेजर डेस्टिनेशन के रूप से इमर्ज हुआ था। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि इन सेक्टर्स को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर में किसी तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए वो भी कोशिश किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्टर्स के बारे में देखते हैं जिनको मेजरली जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे हुआ है। फर्स्ट जो सेक्टर बताया गया है वो है श्रिम्स का, कि आप देखिए कि मेराइन फूड के रिगार्डिंग में जो श्रिम्स हुआ करते हैं जिनको कि इंडियन प्रॉन्स के नाम से भी जाना करते हैं,
इंडियन प्रॉन्स जो हैं वो यूएस के लिए एक्सपोर्ट हुआ करते थे 2.4 बिलियन यूएस डॉलर, 2.4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का यहाँ पे यूएस के वहाँ पे इनका एक्सपोर्ट था। अब आप देखिए कि टोटल हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में जो श्रिम्स का कितना परसेंटेज है वो यूएस के लिए जाया करता था, 32.4%। मीन्स 30% जो 30% के आसपास जो यहाँ पे श्रिम्स का जो मेजर डेस्टिनेशन था एक्सपोर्ट का वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। अर्लियर फेज के अंदर में इस प्रोडक्ट के ऊपर में 10% का जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो हुआ करता था, जो हर एक कंट्री के पास में टूल्स हुआ करते हैं बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को रोकने के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि 50% टैरिफ इंक्रीज हुआ है, तो इस प्रोडक्ट के श्रिम्स के ऊपर में 60% का जो यहाँ पे टैरिफ है वो लगेगा। 60% जो उसका जो प्राइस है वो हायर रहेगा यूएस के अंदर में। श्रिम्स का जो प्रोडक्शन मेजरली कहाँ से हुआ करता है, हमारे कंट्री के अंदर में आंध्र प्रदेश इसका डोमिनेटिंग स्टेट है जहाँ पे इसका मेजरली जो प्रोडक्शन है वो होता है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायमंड का सेक्टर है। डायमंड का जो सेक्टर है, डायमंड आप देखिए कि इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन तो वैसे काफ़ी कम है डायमंड का, बट इंडिया के अंदर में डायमंड का जो पॉलिशिंग कटिंग का जो वर्क है वो होता है। डायमंड है, गोल्ड है, गोल्ड के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वेलरी है, गोल्ड के अलावा ज्वेलरी है। हमारा जो 40% जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए जाया करता था। वहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में 2% के आसपास टैरिफ था। अब आप देखिए कि जो टोटल टैरिफ है 50% अप्लाई होने के बाद में 52% है वो उसके ऊपर में अप्लाई रहेगा। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में कौन सा जो जगह है वो इम्पोर्टेंट है, सूरत का जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूरत के अंदर में आप देखिए कि 12 लाख के आसपास जो लोग हैं इस वर्क के अंदर में इंगेज हुआ करते हैं। डायमंड है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसका कटिंग पॉलिशिंग उसके रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे जॉब लॉस हो सकता है। ऑलरेडी प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स का जो सेक्टर है, इसमें तमिलनाडु का एक जगह है, त्रिपुर नाम का जो जगह है वो डोमिनेटेड है। हमारी कंट्री से 10.8 बिलियन के आसपास जो टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए हुआ करता था। टोटल प्रोडक्शन के अंदर में 35% का जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएस था वहाँ पे। अब जो टैरिफ है, जो पहले 13% इस एरिया पे अप्लाई होता था, 50% अब इंक्रीज हुआ है, तो 63% के आसपास जो टैरिफ है वो अप्लाई रहेगा। कौन सा मेजर सिटी है जो इससे इम्पैक्ट हो सकता है? त्रिपुर का जो मेजर सिटी है, त्रिपुर जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कारपेट का भी एक सेक्टर बताया गया है। कारपेट आप देखिए कि भदोही के अंदर में, मिर्ज़ापुर के अंदर में, उत्तर प्रदेश के वहाँ पे मेजरली लोग हैं इस कारपेट इंडस्ट्री के अंदर में इंगेज हैं। हमारा जो टोटल 58.6% का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए होता है। टोटल अगर हम प्रोडक्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखें तो 1.2 बिलियन बताया गया है, 1.2 बिलियन है। ऑलरेडी उसके ऊपर में कुछ टैरिफ हुआ करता था, अब यहाँ पे 50% अप्लाई होने के बाद में कारपेट सेक्टर के ऊपर भी 52% का जो टैरिफ है वो अप्लाई रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे मेजरली यहाँ पे ऐसे सेक्टर हैं जो इससे इम्पैक्ट रहेंगे। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर में काफ़ी कम इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, मेटल्स का जो एक्सपोर्ट हुआ करता है यूएस के लिए, जो मेटल का जो एक्सपोर्ट है इनके ऊपर में जो काफ़ी कम टैरिफ है वो अप्लाई यहाँ पे रहेगा, काफ़ी कम टैरिफ रखा गया है। इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से देखता है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे अपने स्टैंड को कैरी आउट करता है इस समय के अंदर में, तो इंडियन गवर्नमेंट में आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने स्वदेशी मंत्रा को एक एंडोर्स किया है कि हमें अपना जो सेल्फ जो रिलायंस है उसको कैरी आउट करना है। स्वदेशी मंत्रा उनके द्वारा कहा गया। जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंडियन पब्लिक को गो वोकल फॉर द लोकल का कॉन्सेप्ट कहा है कि वोकल फॉर लोकल, आप अपना लोकल प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम परचेज यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। मल्टी मिनिस्ट्रीज का एक शॉर्ट टर्म जो प्लान है उसको भी कैरी आउट किया गया कि जो शॉर्ट टर्म का जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हम यहाँ पे डील कर सकें। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में हमें अपना जो डेस्टिनेशन है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। किसी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम मेजरली यूज करें। यहाँ पे जो CPTPP नाम से जो इनिशिएटिव है उसके अंदर भी इंडिया अपना जो अप्लाई है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट को कैरी आउट करें, नई जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे इमर्ज हों। तो इंडिया के लॉन्ग टर्म बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ प्लान है जिसको कि इंडिया यूज कर सकता है। इस जो हमारे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट का ओवर डिपेंडेंस क्रिएट हुआ था यूएस के ऊपर में लास्ट 4 ईयर्स के दौरान में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश के बारे में है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, कितना बॉर्डर एरिया है वैसे हमारा और इंडिया बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर। वहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जो इलीगल वे के थ्रू इंडिया में माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। जब उन लोगों को जो वापस से आप देखिए कि दिया जाता है तो काफ़ी डिले प्रोसेस के अंदर में बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड फोर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी डिले के अंदर में उसको उनको एक्सेप्ट वो किया जाता है, काफ़ी प्रोसेस है वो डिले देखने के लिए मिलता है। 4096 किलोमीटर का एरिया है। क्या इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड के अंदर में। आप देखिए कि लार्जेस्ट नहीं है, ये 5th लार्जेस्ट बताया गया है कि 5th लार्जेस्ट हमारा बॉर्डर एरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस 2027 के बारे में है, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं या जो सेंसस कमिश्नर हैं उनके द्वारा कहा गया कि प्रीलिमिनरी बेसिस के ऊपर में एक ट्रायल है उसको कंडक्ट किया जाएगा अक्टूबर नवंबर के समय में सेंसस 2027 के लिए। अब इसके अंदर में क्या यहाँ पे एक्टिविटी रहेंगी, तो आप देखिए कि जो सेंसस 2027 है, 27 का जो सेंसस है वो फर्स्ट टाइम डिजिटल वे के अंदर में कंडक्ट होगा। तो फर्स्ट टाइम तो आप देखिए कि डिजिटल पर्सपेक्टिव से ये जो सेंसस है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कास्ट है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, कास्ट का जो डाटा है उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगा। मोबाइल ऐप के थ्रू कंटिन्यूस जो डाटाज हैं वो यहाँ पे ऐड रहेंगे, मोबाइल ऐप है उसको यूज करते हुए कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इनिशियली पहले पेन एंड पेपर फॉर्मेट में ये हुआ करता था, बाद में जो डाटा है उनको डिजिटलाइज किया जाता था। अब यहाँ पे इनिशियली पार्ट से ही मोबाइल ऐप के थ्रू जो कैलकुलेशन है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्या एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको भी क्या कैरी आउट होगा यहाँ पे सेंसस के साथ में। तो एनपीआर के रिगार्डिंग में भी किसी तरीके का जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है। एनपीआर बेसिकली है क्या, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, 1955 एक्ट के अंदर ही हमारे जो पर्सन्स हैं उनका एक रजिस्ट्री क्रिएट करने का ये प्रोसेस है। 2003 के समय इन रूल्स को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। 2010 के समय फर्स्ट टाइम हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री है उसको कैरी आउट किया गया। एनपीआर का जो एक्सरसाइज है वो आप देखिए कि एनआरसी का ही फर्स्ट स्टेप है। एनआरसी जो क्रिएट करने के रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेप है, एनआरसी के रिगार्डिंग में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन के पर्सपेक्टिव से। सिटीजनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में मेंशन है। सेंसस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ये कंडक्ट हुआ करता है। फर्स्ट टाइम 1871 के समय कंडक्ट हुआ था, जो नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस था। सिंक्रोनाइज वे के अंदर में 1881 के समय से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और एवरी 10 ईयर के बेसिस पे कंडक्ट होता गया है कंटिन्यूअस। फिर आप देखिए कि 2021 के समय भी होता कंडक्ट, कोविड-19 का समय आया तो वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, सेंसस नहीं कंडक्ट हुआ। अब 27 के समय कंडक्ट है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और कनाडा के बारे में है, आप देखिए कि 2023 के समय जब कनाडा के जो लीडर हैं G20 की मीटिंग के लिए इंडिया के लिए आते हैं और यहाँ से जब वो रिटर्न करते हैं तो इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि उनका जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर में एक जगह है, वहाँ पे एक पर्सन थे हरदीप सिंह निज्जर, जिनको इंडियन अथॉरिटीज़ ने जो असैसिनेट है वो किया है। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के ऊपर में इस तरीके के एलिगेशंस के बाद में आप देखिए कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग सिचुएशन में चले गए थे। फिर रिसेंटली एक G7 का मीटिंग कंडक्ट हुआ था। G7 का मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, कनास्किस के नाम का एक जगह है कनाडा के अंदर ही, वहाँ पे हुआ था। कनाडा ने इंडिया को भी इनवाइट किया था, हमारे पॉलिटिकल लीडर भी गए थे उस मीटिंग के अंदर में। और उसके बाद में रिलेशंस एक इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर में है। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के अंदर में वो डिफरेंट है, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो स्टार्ट हुए हैं फिर से। जो हमारे जो कमिश्नर्स हैं, जो डिप्लोमेटिक पर्सन है, उनका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया। G7 का मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, कनाडा के अंदर में। क्या इंडिया G7 का मेंबर है, इंडिया G7 का मेंबर है वो नहीं है। 1975 के समय G7 एग्जिस्टेंस में आता है। 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, फ्रांस के अलावा आप देखिए कि इटली है, इटली के अलावा स्टूडेंट जर्मनी है, इटली के अलावा स्टूडेंट्स कौन है, जर्मनी है, जर्मनी के अलावा जापान है और जापान के अलावा यहाँ पे
कनाडा है। तो ये 7 कंट्रीज हैं। इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में ये यहाँ पे मेंशन हुआ। हमारा काफ़ी सारा पॉपुलेशन वहाँ पे रहा करती है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी हैं वहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री हैं, जो पावर सेंटर्स हैं, उनको होल्ड किया करते हैं। यूएस कनाडा रिलेशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर एरिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अभी हमने बांग्लादेश के बारे में रीड किया बॉर्डर के बारे में, तो लार्जेस्ट है यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है। कनाडा के अंदर में दो लेक्स भी हैं जो काफ़ी फेमस लेक हैं। एक ग्रेट स्लेव लेक है, एक ग्रेट बियर लेक है। तो एक आप देखें कि ग्रेट स्लेव लेक है, एक ग्रेट बियर लेक है, तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए इन दोनों लेक्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और जापान के बारे में है। ये भी इंटरनल पेजेस के ऊपर इस न्यूज़ को मेंशन किया गया है। हमारे जो पीएम सर हैं वो जापान के विजिट के लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जापान के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या पता होना चाहिए? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये चाइना है, सपोज कीजिए चाइना है। चाइना की इस पार्ट के अंदर में ये कोरियन पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला है, और यहाँ पे जो सिचुएटेड है जापान, यहाँ पे क्या सिचुएटेड है स्टूडेंट? जापान है। जापान के अंदर में 4 मेजर आइलैंड्स हैं। जापान, सपोज करना ये जापान है, जापान के अंदर में 4 मेजर आइलैंड्स हैं। एक जो मेजर आइलैंड है वो सेपरेटेड है यहाँ पे। तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो आइलैंड है वो कौन सा है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो आइलैंड है उसका नाम है होकाइडो। होकाइडो। सेकंड नंबर पे जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? होन्शु, जिसमें मेजरली जो कैपिटल सिटीज हैं वो सिचुएटेड हैं। फिर आप देखिए कि सिकोकू है, फिर है सिकोकू आइलैंड है, और कयोशू नाम का भी आइलैंड है। कयोशू नाम का भी आइलैंड है। स्टूडेंट, जो होकाइडो नाम का आइलैंड है ये किस नॉर्दर्न पार्ट में है? वन ऑफ द आप देखिए कि सेपरेट भी है। यहाँ पे जो सी ऑफ जापान है, जो इस पार्ट के अंदर में एक जो वाटर बॉडी है सी ऑफ जापान, उसको कनेक्ट करता है पैसिफिक के साथ में। यहाँ से एक स्ट्रेट निकलती है जो पैसिफिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करती है सी ऑफ जापान को। इस स्ट्रेट को हम क्या किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेट ऑफ सुगारू के नाम से हम इसको जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ सुगारू के नाम से हम जानते हैं। एटलस के अंदर में आप ये देखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हमने आइलैंड्स के बारे में देखा। जापान के वहाँ पे आप देखिए कि फिशिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिशिंग वहाँ पे हुआ करती है। उसके बिहाइंड में वहाँ पे नेचुरल रीजन भी है। ये कोल्ड करंट है, एक वार्म करंट है, उनका मर्जर होता है। कोल्ड करंट का नाम क्या है? कोल्ड करंट का नाम है ओयासियोस को कोल्ड करंट का नाम है ओएसियो। एंड वार्म करंट का नाम क्या है? क्रूसियो। क्रूसियो उस वार्म करंट का नेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे इंडिया और जापान के रिलेशंस कैसे हैं? बेटर सिचुएशन में हैं। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जापान के द्वारा सपोर्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, दिल्ली मुंबई आप देखिए कि जो फ्राइट कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई फ्राइट कॉरिडोर है, वो भी जापान के द्वारा सपोर्ट किया गया। अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसका भी जापान के थ्रू ही सपोर्ट है। पीएम सर का विजिट का मेन पर्पज क्या रहेगा? कि मोर इन्वेस्टमेंट है वो जापान के साथ में हो सके। जापान जो कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैरी आउट करता है, जो फ्री ट्रेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एफडीआई के थ्रू में। बट हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है, इंडिया और जापान का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो 22.8 बिलियन के आसपास है, जो कि ओवर द ईयर्स डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है। तो हमें बाइलेटरल ट्रेड को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन्स के रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो कैरी आउट होगा। नया जो टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट साइन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर के बारे में। और स्टूडेंट, 2008 का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन था, जो इकोनॉमिक सेक्टर के रिगार्डिंग में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन था, उसको भी यहाँ पे रिवाइवल किया जाएगा, उसको भी जो चेंज है वो किया जाएगा। अर्लियर फेज में इंडिया जापान के रिलेशन का 2025 का एक विजन डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जिसको कि 2035 के विजन डॉक्यूमेंट के रूप से भी रिप्लेस यहाँ पे होगा इंडिया जापान के। और उन एरियाज़ में इंडियन पीएम का विजिट किया जाएगा जहाँ पे बुलेट ट्रेन के जो मेनली प्लांट सिचुएटेड हैं, उसी के थ्रू उनका ट्रैवल है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आईआईपी इंडेक्स के बारे में है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसका इम्प्रूवमेंट है वो बताया गया है। आप देखिए कि जो प्रीवियस मंथ है उनके कंपैरिजन के अंदर में हायर ग्रोथ देखने के लिए मिला है। बट एक सेक्टर है जो माइनिंग का जो सेक्टर है, माइनिंग का सेक्टर किस वजह से डिक्लाइनिंग में है? डिक्लाइनिंग में इस वजह से है कि मानसून का समय है, मानसून समय के अंदर में माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम, उनमें जो वर्क है वो हुआ करता है, चाहे वो कोल का माइनिंग हो या किसी अदर सेक्टर का माइनिंग हो।
IIP इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मंथली बेसिस पे इंडेक्स रिलीज होता है। 40% जो वेटेज है वो किसका है? हमारा जो कोर सेक्टर है उसका 40% वेटेज है। हमारे यहाँ पे जो कंट्री में जो वेस्ट है, वेस्ट का जो आप देखिए कि जो लैंड फील्ड्स हैं उनके अंदर में उसको यूज कर लिया जाता है। दिल्ली में अगर आप कभी देखोगे तो आपको पहाड़ पहाड़ की तरह के जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा, वो कम्प्लीटली हमारा जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसी के थ्रू है। दिल्ली का जो CM है उनके द्वारा एक डेडलाइन है, उसको डिसाइड किया गया कि वेस्ट टू एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें फास्ट ट्रैक वे में कैरी आउट करने हैं। लैंड फील्ड्स हैं उनको आपको क्लियर करना है। जो दिल्ली के अंदर में 3-4 जो मेजर लैंड फील्ड्स हैं वो सिचुएटेड हैं, पहाड़ की तरह उनका साइज है वहाँ पे। कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग में न्यूज़ है। केरल के बारे में है कि अमीबा का जो आप देखिए कि जिसको कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानते हैं, अमीबा एन्सेफलाइटिस का एक और नया केस सामने आया है। केस आप देखिए कि क्यों है, क्योंकि वाटर बॉडीज के अंदर में जो चिल्ड्रन है और जो पर्सन है उनके द्वारा एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया होगा। नोज का वो एरिया है जिसके थ्रू जो अमीबा है बॉडी के अंदर में एंट्री को कैरी आउट करता है और उसके बाद में जो ब्रेन तक वो पहुंचता है, ब्रेन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो वाटर बॉडीज में एंट्री को डिनाई किया गया था कि अभी इसके जो केसेस सामने आए हैं वाटर बॉडीज में जो एंट्री है वो ना कैरी आउट किया जाए। अमीबा एन्सेफलाइटिस है जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको हम जानते हैं। राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने गाइडलाइंस को रिलीज किया है। दिल्ली के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जो कहा गया था कि आपको जो एनिमल्स का जो बर्थ कंट्रोल को कैरी आउट करना है, उनके अगेंस्ट में कोई एट्रोसिटी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर शेल्टरिंग आपको इनका करना है, एक जो फूड का लिए रिगार्डिंग में जो प्लेस है वो होना चाहिए। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में जो डिटेल गाइडलाइंस है वो राजस्थान ने की हैं, राजस्थान ने एग्जिस्टेंस में लाई हैं कम्युनिटी डॉग्स के रिगार्डिंग में। तमिलनाडु के जो CM है उनका स्टेटमेंट है कि उनका जो त्रिपुर का जो एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो आप देखिए कि त्रिपुर को कुछ स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कुछ प्लान हो, कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर में प्लान हो, जिससे कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उनका सेफ गार्ड किया जा सके। तो नए जो यहाँ पे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनको यूज करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये 3-4 न्यूज़ हैं वो स्टेट्स के रिगार्डिंग में था। अब आप देखिए कि कोल के बारे में है। उड़ीसा के वहाँ पे जो तालचर का जो कोल साइट है उस एरिया में नए जो विलेजेस हैं जिनको कि आप देखिए कि वहाँ पे कोल माइनिंग किया जाएगा, तो विलेजेस ने कहा है कि कोल्ड फील्ड से उनको जो यहाँ से जो रिमूव किया जाएगा उसका उनको लाइफ को इम्पैक्ट होता है। तो हमारे कंट्री के अंदर में जब भी हम माइग्रेशन का बात करते हैं तो डेवलपमेंट लेड आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि किसी एरिया के अंदर में कोई डेवलपमेंट किया गया, कोई वहाँ पे एक्टिविटी किया गया और उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनका माइग्रेशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन उनको हो सके, प्रॉपर जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाए। उड़ीसा आप देखें कि हमारे कंट्री का लार्जेस्ट जो कोल के जो रिजर्व उसके पास में अवेलेबल हैं। पहले झारखंड का नंबर हुआ करता था, अब ओवर द ईयर्स जो है वो उड़ीसा यहाँ पे इमर्ज हुआ है। उड़ीसा यहाँ पे इमर्ज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर में 25% के आसपास जो कोल रिजर्व्स हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानसून के बारे में है। मानसून आप देखिए कि मानसून के दौरान में जो हिली एरियाज हैं हमारे कंट्री के, स्पेशली जो हिमालयन आप देखिए रीजन है, वहाँ पे जिस तरीके से वाटर का जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, हाई स्पीड के अंदर में वाटर आप देखिए कि ट्रेवल करता है, फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, चाहे वो जम्मू का एरिया हो, चाहे वो हिमाचल का एरिया हो या वो पंजाब का एरिया। फ्लड के अलावा स्टूडेंट्स आपको लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिलेगा, इसी एरिया में आपको लैंडस्लाइड भी मिलेगा। लैंडस्लाइड के अलावा आप देखिए कि आपको और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका भी डैमेज आपको मिलेगा। तो कैसे इन वल्नरेबिलिटीज़ को हम ओवरकम है वो कर सकते हैं। वेदर का जो प्रेडिक्शन है वो करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट हुआ है। वेदर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर में है। ओवर द ईयर्स ऐसे इम्पैक्ट देखने के बाद में भी कंटिन्यूस आप देखिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो हिली एरियाज़ में कैरी आउट किए जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इकोलॉजिकल जो डैमेज है उसको कैरी आउट करते हैं, इकोलॉजिकल जो डैमेज है उसको कैरी आउट करते हैं। जैसे वहाँ पे रोड का वाइडनिंग करना, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप देखिए कि डिस्ट्रैक्ट करना, तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं वो क्लोज करने का अब समय है। हमें अगर हमारा जो फ्रेजाइल स्लोप है हिमालय का एरिया, वहाँ पे मानसून का जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको अगर हमें डील करना है तो अफोरेस्टेशन है उसको कैरी आउट करना होगा, अफोरेस्टेशन को कैरी आउट करना होगा। प्रॉपर जो फंड हैं वो प्रोवाइड करने होंगे और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स उनका जो इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी कैसा है उसको चेक करते हुए प्रोजेक्ट्स को एग्जिस्टेंस में हम यहाँ पे ला सकें।
गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर का पोस्ट ये नहीं है कि वो सुपर सीएम के रूप से वर्क करें। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के केस के अंदर में तमिलनाडु ने अपना जो स्टेटमेंट है उसको सबमिट किया है कि गवर्नर का जो पोस्ट का कंप्लीट एम ये है कि वो एज ए फैसिलिटेटर के रूप से रहें, लुब्रिकेटर के रूप से रहें, और लेजिस्लेटर का जो प्रोसेस है, लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है उसके वो पार्ट हैं, बट वो लेजिस्लेटर का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका वो पार्ट, उसका जो आप देखिए उसका वो मेंबर है वो नहीं है। तो यहाँ पे कहा है कि गवर्नर का मेन काम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में वर्क को कैरी आउट करें, किसी तरीके का एडवाइस है वो प्रोवाइड करें, बट एज ए सुपर सीएम के रूप से या आप देखिए कि जो डिस्ट्रप्टर के रूप से वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया चाइना के बारे में है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर में बहुत जो डिफेंस फोर्सेज हैं पीस को इंश्योर करेंगे। अभी हमारे रिलेशंस वो इम्प्रूवमेंट सिचुएशन के अंदर में है। अब देखिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, यूनिफाइड यहाँ पे डाटाज बताए गए हैं। यूनिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, उसके डाटाज में ये बताया गया कि जो स्कूल्स के अंदर में जो 3 to 11 का जो एज ग्रुप है उसमें एनरोलमेंट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो एनरोलमेंट अगर डिक्लाइन हुआ है तो हमारा यूथ का जो पॉपुलेशन है क्या आउट ऑफ स्कूल तो वो नहीं है। ऐसे भी जो कंसर्न है उसको ये रेज करता है, कहीं चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हों ज़्यादा नंबर के अंदर में, तो उनको स्कूल्स के अंदर में लाने का जो ज़रूरत यहाँ पे है। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट पहले हुआ करता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया। नारी नाम का जो इंडेक्स है, नारी इंडेक्स का आप देखिए कि क्या है, इसका फुल मीनिंग क्या है। नारी इंडेक्स का फुल मीनिंग ये है कि एनुअल रिपोर्ट है, इंडेक्स ऑन द नेशनल एनुअल इंडेक्स है जो वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग में। तो उसमें हमारे कुछ सिटीज़ बताए गए हैं कि 65% के आसपास हमारा यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का स्कोर है। डेट मीन्स कि 10 में से जो 6 वुमेन है वो सेफ्टी को बेसिकली फील किया करते हैं। 4 वुमेन से वो किसी ना किसी रीजन से उन्होंने किसी तरीके का जो सिचुएशन है उसको फेस किया होगा। मुंबई है, वाइजाग है और अलग अलग जो सिटीज़ हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ के रूप से यहाँ पे इमर्ज हुए हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग में। एमजी नरेगा के बारे में है कि जो उसका फंड जो अलोकेट हुआ था उनको 5 मंथ के अंदर में यूज कर लिया गया है, 65% जो फंड है उसको। और हमारी जो एल्डर वुमेन्स हैं उनके बारे में है कि वुमेन्स का जो एज हुआ करता है वो ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें मेल के साथ में। एक तो आप देखिए कि एज भी ज़्यादा है, फिर हमारा जो सीनियर सिटीजन्स है 60+ का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज सिचुएशन में है। 2050 तक हमारा जो सीनियर सिटीजन्स का जो पॉपुलेशन है वो 20% के आसपास रहेगा। तो उस सिचुएशन के रिगार्डिंग में ये बताया गया है यहाँ पे कि बताया ये गया है कि वुमेन्स जिनके पास में फाइनेंशियल सोर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हुआ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, तो वुमेन्स का जो यहाँ पे जो केयर है उसको कैरी आउट करना चाहिए, जिनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं और आप देखिए कि जिनका एज जो लाइफ स्पेन है वो भी यहाँ पे लार्जर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्वीडन एंड जो नीदरलैंड के जो कंट्री हैं उन्होंने अप्रोच किया है यूरोपियन यूनियन को कि इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में आपको जो बैन है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के अंदर में शूटिंग के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। जो आप देखिए कि एक जो डिजीज़ कंट्रोल के रिगार्डिंग में एक यूएस के अंदर में एग्जिस्ट करता है एक बॉडी जिसको कि यहाँ पे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में वहाँ का एक पर्सन है जिनके द्वारा उसके अगेंस्ट पे वॉइस को रेज किया गया था। अब उनको रिमूव है वो किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के जो हेड हैं उनको। सूडान के अंदर में बताया गया है कि सूडान के अंदर में जो दरफूर का जो रीजन है, सूडान के अंदर में दरफूर का जो रीजन है उसको अनेक्स करने का, उसको सीज करने का कोशिश किया गया है। वहाँ का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट में है, रेड सी के एरिया में अपना एरिया भी शेयर करता है। तो मेजर पावर्स का रोल ये है कि रेड सी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकें सूडान के थ्रू वो वहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा कन्फ्लिक्ट को कैरी आउट किया गया यूक्रेन के अंदर में, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जापान का जो फोर्सेज हैं, जापान का जो एग्रेशन है उसके अगेंस्ट में जो पीपल्स का मूवमेंट हुआ था चाइना के अंदर में, उसी का ही आप देखिए कि 80th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। नॉर्दर्न कोरिया के जो लीडर हैं, जो रसिया के लीडर हैं,
और इसके अलावा आप देखिए कि जो चाइनीज़ लीडर हैं वो सब वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लीडर्स विजिट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, चाइना के अंदर में एससीओ का मीटिंग भी होने वाला है, जिसमें हमारे भी पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे जाएंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।